नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में अपन ने भारतीय शासन अधिनियम 1909 था, उसके मुख्य धाराओं के कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। बिंदु संख्या 5 तक अपन ने उसमें चर्चा की थी। अब बिंदु संख्या 6 से आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कार्यकारिणी परिषदों के आकार में वृद्धि। इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास की कार्यकारिणी परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। गवर्नर जनरल सहित परिषद को यह अधिकार दिया गया कि अन्य प्रांतों के लिए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति से कार्यकारिणी परिषद बनाई जा सके। इससे पहले मार्ले, जो कि उस समय भारत सचिव था, ने श्री के.जी. गुप्ता और श्री सैयद हुसैन बेलग्रामी को 1907 में इंडिया काउंसिल का सदस्य बनाया था। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड सिन्हा को कानून सदस्य नियुक्त किया गया। अगला बिंदु है 7वां, सीमित तथा भेदभाव पर आधारित मताधिकार। 1909 के अधिनियम के अनुसार जो मताधिकार दिया गया था वह अत्यंत ही सीमित था और उसमें कई प्रकार के भेदभाव पर आधारित था और प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न था, यानी पूरे भारत में एक सा स्वरूप नहीं था। उदाहरण के लिए केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव के लिए जमींदारों के चुनाव क्षेत्र में केवल उन जमींदारों को ही मत देने का अधिकार था जिनकी आमदनी बहुत अधिक थी, यानी जो आर्थिक दृष्टि संपन्न थे जमींदार, उन्हीं को, सारे जमींदारों को मतदान का अधिकार नहीं था। जिनकी आमदनी बहुत अधिक थी उन्हीं को मतदान अधिकार दिया गया। मद्रास में यह अधिकार उनको दिया गया जिनकी आमदनी 1500 रुपये वार्षिक थी, जो 10,000 रुपये वार्षिक भूमि कर देते थे। बंगाल में यह अधिकार उनको दिया गया जिनके पास राजा या नवाब की उपाधि थी और किसी को मतदान का अधिकार नहीं था। मध्य प्रांत में यह अधिकार उनको दिया गया जो ऑनररी मजिस्ट्रेट थे। इस प्रकार से मुसलमानों में भी मताधिकार की योग्यताएं प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न थी। इतना ही नहीं, बल्कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में मताधिकार की योग्यताएं भी भिन्न भिन्न थी। प्रत्येक मुसलमान को जो 3,000 रुपये वार्षिक आमदनी पर आयकर देता था या भूमि कर देता था, मत देने का अधिकार था, परंतु एक पारसी, हिंदू या ईसाई को मत देने का अधिकार नहीं था। इसके लिए 10,000 रुपये वार्षिक, उनके लिए 10,000 रुपये वार्षिक भूमि करते, चाहे वह 3 लाख रुपये आमदनी पर ही कर देता हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे मुसलमान स्नातक को वोट देने का अधिकार था जिसने BA पास किए हुए 5 वर्ष हो जाते थे, परंतु यही अधिकार एक पारसी, हिंदू या ईसाई को नहीं था, चाहे उसे 20 वर्ष BA पास किए हो गए हों। इसकी कड़ी आलोचना पंडित मोहन मालवीय ने 1909 ईस्वी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए की थी। इसके अतिरिक्त सरकार या राजनीतिक आंदोलन करने वालों को चुनाव लड़ने से मना कर सकती थी। देखो, सबसे बड़ा बिंदु ये भी हुआ है कि जो राजनीतिक आंदोलन करता हो सरकार के विरोध में, उसको चुनाव लड़ने से सरकार मना कर सकती थी। तो ये थे भारतीय शासन अधिनियम 1909 के महत्वपूर्ण धाराएं। अब हम इस अधिनियम की आलोचना देखते हैं। आलोचना में सबसे पहले गोखले ने इसकी आलोचना की। 1909 के सुधार इसलिए किए गए थे ताकि कांग्रेस के उदारवादियों को ब्रिटिश सरकार के साथ लिया जा सके और उग्रवादियों तथा आक्रांतिकारियों को सख्ती से दबाया जा सके। 1907 के सूरत अधिवेशन में जब कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई, उदारवादी कांग्रेस और उग्रवादी कांग्रेस। उग्रवादी कांग्रेस जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष इत्यादि के साथ में थे, जो तिकड़ी लाल, पाल, बाल के नाम से विख्यात थी।
लाल लाला लाजपत राय, पाल विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और वो क्रांतिकारी आंदोलन करते थे। तो सरकार ने क्रांतिकारी आंदोलन करने वालों को तो दमन के तरीके से दबाया जाता था और उग्रवादियों को अपने साथ उदारवादियों को अपने साथ मिला सके और वो भारतीय आंदोलन को आसानी से कुचल सके। अतः भारतीयों को आपस में बांटने का प्रयत्न किया गया। शुरू में गोखले इन सुधारों से बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने कहा, इन सुधारों ने नौकरशाही के स्वरूप को बिल्कुल बदल दिया है और चुने हुए सदस्यों की कार्यपालिका कार्यकारिणी परिषद पर प्रभाव डालने का अवसर भी दिया गया। 1 वर्ष के बाद ही उदारवादियों को बहुत निराशा हुई और कांग्रेस ने 1909 ईस्वी में इन सुधारों द्वारा जारी की हुई सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोर निंदा की। 1909 में गोखले ने कहा कि सुधारों में जो भी अच्छी बातें थी वे सब अनेक सरकारी विनियमों द्वारा नष्ट कर दी गई। इन्हीं कारणों से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि क्या नौकरशाही हमसे बदला ले रही है, क्योंकि हमने इन सुधारों के करवाने में कुछ भाग लिया था। आलोचना का दूसरा बिंदु है, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना कतई नहीं था। दिसंबर 1908 में उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाषण देते हुए स्पष्ट कहा था कि यदि सुधारों के विषय में ये कहा जाए कि इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संसदीय सरकार की स्थापना होती है, तब मुझे ऐसे कार्य से कोई संबंध नहीं है। इससे भारतीयों को बहुत निराशा हुई। डॉक्टर जकारिया ने ठीक ही लिखा है, इन सुधारों द्वारा जो चीज़ भारतीयों को दी गई वह बिल्कुल अर्थशून्य थी। रॉबर्ट्स ने इनका वर्णन करते हुए कहा कि सुधार भारतीयों के लिए अधूरे भवन के समान थे। मजुमदार ने इन सुधारों की आलोचना करते हुए कहा था, ये केवल चंद्रमा की चमक की भांति थी, इसलिए ये सुधार भारत की राजनीतिक समस्या का हल नहीं है। अगली आलोचना, इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जारी की गई। इन चुनाव में मुसलमानों को विधान परिषदों में अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। सरकारी नौकरियों में भी बाद में मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए। मुसलमान मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। इससे मुसलमानों में हिंदुओं से अलग होने की भावना क्योंकि चुनाव में सफल होने के लिए उन्हें हिंदुओं के मत की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसलिए वो हिंदू और मुसलमानों में ज़्यादा खाई बढ़ती गई। इस तरह से जो जमींदार चुने जाते थे वे राष्ट्रीय विचारों के कदापि नहीं हो सकते थे। उनसे ये आशा की जाती थी कि वे सब तरह से अपने संप्रदाय के हितों की रक्षा करेंगे। उनको दूसरे संप्रदायों के हितों की तनिक भी चिंता नहीं थी। बाद में यह अलग प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 1909 के अधिनियम के अनुसार सिखों, हरिजनों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपियनों और ईसाइयों को भी दे दिया गया। अगला बिंदु आलोचना का, कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक पद्धति की आलोचना। इस पद्धति की बड़ी आलोचना कांग्रेस के प्रस्ताव में की गई, जिसमें यह कहा गया कि यह कांग्रेस जबकि कृतज्ञतापूर्वक ढंग से मार्ले मिंटो द्वारा कठोर परिश्रम और बिना कपट के किए गए प्रयत्नों और 1909 में भारत को उदार संवैधानिक सुधारों को देने के कारण उनकी सराहना करती थी। पृथक निर्वाचक गण या सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को जारी करने की घोर अस्वीकृति प्रकट करती है। कांग्रेस के प्रस्ताव में गैर मुसलमानों तथा मुसलमानों में निर्वाचक गण, मताधिकार और उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में 1909 के अधिनियम द्वारा किए गए अंतर की आलोचना भी करती है। आलोचना का अगला बिंदु है,
सरकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ किया गया। इसमें जनता को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया गया। इस तरह से जनता को राज्य सत्ता से वंचित रखा गया। इस एक्ट के अनुसार बालिग को मत देने का अधिकार नहीं था, बल्कि मत देने का अधिकार बहुत ही थोड़े लोगों को दिया गया। जिन लोगों को केंद्रीय विधान परिषद के लिए मताधिकार था, उनकी संख्या भी 650 से अधिक नहीं थी। प्रांतीय विधान परिषदों के लिए 200 से अधिक मतदाताओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसका कारण यह था कि प्रांतीय विधान परिषदों में नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों के सदस्यों को मत देने का अधिकार था और साधारण जनता को मत देने का अधिकार नहीं था। इस तरह से केंद्रीय विधान परिषद में भी मत देने का अधिकार केवल प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को ही था। इसके अतिरिक्त मतदाताओं की योग्यताएं प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न थी और मुसलमानों को जो मताधिकार की सुविधा दी गई थी, वे अन्य संप्रदायों को नहीं दी गई थी। अगला बिंदु है सरकारी अधिकारियों और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों को सरकार का समर्थन। यानी केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी अधिकारियों का बहुमत था, इसलिए सरकार आसानी से अपनी मनमानी कर सकती थी। प्रांतीय विधान परिषदों में भी सरकारी अधिकारी और सरकार द्वारा नामजद किए गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर सरकार को बहुमत प्राप्त हो जाता था। यानी सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य थे वो सरकारी अधिकारी और सरकार द्वारा ही नामजद किए जाते थे, अतः वे भी समर्थन सरकार को ही देते थे। इस प्रकार से प्रांतीय विधान परिषदों में भी सरकारी सदस्यों का बहुमत हो जाता था, इसलिए चुने हुए सदस्य कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो सदस्य इतने विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होते थे, उनके लिए सरकार के विरुद्ध मिलना कठिन था, क्योंकि वे सरकार से मिलकर अपने अपने संप्रदाय के हितों की रक्षा करने और उसके लिए अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। यानी हर वर्ग का प्रतिनिधि अपने वर्ग के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह सरकार का ही समर्थन करता था, सरकार के विपक्ष में नहीं रहता था। इसलिए प्रिंसिपल श्री राम शर्मा ने लिखा कि यूरोपियन चुने हुए सदस्य सरकार के लिए इतने ही अच्छे थे जितने कि सरकारी अधिकारी। यानी यूरोपियन चुने हुए सदस्य सरकार के लिए उतने अच्छे होते थे जितने सरकारी अधिकारी, क्योंकि वो सरकार द्वारा चुने जाते थे। जमींदारों और मुसलमानों को ब्रिटिश साम्राज्य के सेवा के कारण मताधिकार दिया गया था, इसलिए वे अधिक राजभक्ति दिखाकर अपने मनुष्य को और अधिक उज्जवल बनाना चाहते थे, अपने भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाना चाहते थे। सरकारी अधिकारियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए विधान परिषदें सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई थी। विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियां बहुत सीमित थी। विधान परिषदों के सदस्यों की शक्तियां बहुत अधिक सीमित थी। वे कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं था कि वे उन प्रश्नों का उत्तर दें। यानी सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन इसके लिए कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बाध्य नहीं थे कि वो उनके प्रश्नों का उत्तर दें। सदस्यों को सार्वजनिक मामलों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार था, परंतु उनके प्रस्ताव केवल सिफारिशें ही होती थी, वो सिफारिश कर सकते थे। अब यह सरकार की इच्छा पर निर्भर था कि वो इन सिफारिश को माने या नहीं माने। विधान परिषदों के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, परंतु केंद्रीय प्रांतीय सरकार के 1 रुपये पर भी उनका सीधा नियंत्रण नहीं था। इस तरह सरकार को बिल पास करवाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि सरकारी गुट सदा सरकार की सहायता के लिए तैयार रहता था। जैसा कि के.वी. पुनिया ने लिखा कि चाहे गैर सरकारी सदस्य कितने भी अच्छे तर्क अपनी बात की पुष्टि में दे, परंतु जिस समय
बिल पर मतदान होता था तो सरकारी गुट सामने आता था और बिल अपने पक्ष में पास करवा लेता था। इसके अतिरिक्त वायसराय और गवर्नर को इन सब मामलों पर विशेषाधिकार यानी वीटो की शक्ति भी थी। अगला बिंदु आलोचना का, अनेक नियमों और विनियमों द्वारा सदस्यों के अधिकार और भी घटा दिए गए। गवर्नर जनरल था, गवर्नरों ने विधान परिषदों की कार्यवाहियों के नियम विनियम इस तरह बनाए कि उनके द्वारा सदस्यों के अधिकार और अधिक सीमित हो गए। इन नियमों द्वारा अनेक उग्रवादी राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसलिए इन सुधारों द्वारा विधान परिषदों को कोई प्रभावशाली शक्ति नहीं दी गई, अपितु उनको केवल सलाह देने वाली समितियां बनाया गया। इस कारण से कोपलैंड ने लिखा है, ये विधान परिषदें संसद न होकर दरबार थी। उनके हाथ में मनमानी करने वाली सरकार को बदलने की कोई शक्ति नहीं थी। इन सुधारों के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए सर रॉबर्ट फ्रेयर ने कहा कि भारतीय सरकार अब भी पूर्ण रूप से एक निरंकुश राष्ट्रीय दरबारी सरकार के समान बनी रही, जो राजा की भांति अपने दरबारियों से परामर्श तो लेती थी, परंतु उनके मत पर अनुसरण करने को विवश नहीं थी। आलोचना का अगला बिंदु है, भारतीयों को प्रभाव डालने का अधिकार दिया गया परंतु उनको कोई शक्ति नहीं दी गई। सर एस.पी. सिन्हा ने, जो कि महाराज्यपाल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय कानून सदस्य नियुक्त किए गए थे, एक मुलाकात में 1917 में कहा था कि पार्लियामेंटो सुधार यद्यपि 1892 के पहले अधिनियम की अपेक्षा काफ़ी आगे बढ़े हुए थे, परंतु उन्होंने भारतीयों को प्रभाव डालने का अधिकार तो दिया परंतु कोई वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की थी। शक्ति प्रभाव से भिन्न है और हमें नीति को नियंत्रित करने तथा लगातार बढ़ाने के लिए शक्ति में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है। एक दूसरे प्रसिद्ध भारतीय श्री के.वी. रंगास्वामी अयंगर ने 1909 के अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए कहा, विधान परिषदें जैसे कि वर्तमान दशा में कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं करती है। इनसे केवल भारी सभ्य संसार को यह माया भ्रमजाल बोलते इसको दिखानी है कि भारत पर प्रतिनिधित्वात्मक विधान परिषदों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है। धन्यवाद।